आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, आ गया। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। आचरण न्यूज़ के खास प्रोग्राम खुल्लम खुल्ला में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार बात करेंगे खुल्लम खुल्ला में, खुलकर बात करेंगे इस प्रोग्राम में और खुली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शिवम। मैं आपको बता दूं, शिवम हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इस प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल को लेकर चर्चा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जमानत मिल गई है और ये पूरा एक आज की बड़ी खबर है, बड़ा घटनाक्रम है। और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाने के बाद इस चुनाव के जो चरण चल रहा है उसमें केजरीवाल की जो जमानत मिली है उसका क्या असर आने वाले दिनों में पड़ेगा, इस पर हम ख़ास तौर पर चर्चा करेंगे और हम बड़ी बेबाकी के साथ इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने सहयोगी शिवम से जानना चाहूँगा कि शिवम, आप बताइए इस पूरे एपिसोड जो आज हुआ है, पिछले कई दिनों से जो चल रहा था, उसमें आज जो एपिसोड हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? नमस्कार, मैं सबसे पहले आचरण की जनता का, आचरण के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि विवेक जी का प्रश्न है कि आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ है लंबे समय के बाद, मार्च के बाद जो है, आज अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है आज जाकर 23 मार्च के बाद। तो इतने लंबे समय तक जेल में रहने के बाद आज जो हुआ है उसको मैं किस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, किस रूप से देखता हूँ, मेरा इसमें विज़न क्या है, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले रिहाई दी है अरविंद केजरीवाल जी को, तो आम आदमी पार्टी के समर्थकों में उत्साह का माहौल होगा। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कहीं भी किसी भी रूप में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को अभी निर्दोष सिद्ध नहीं किया है। उनका कहना है कि वे 1 जून तक अपना प्रचार कर सकते हैं और 2 जून को वापस घर आ जाइए, ये कोर्ट का आदेश है। वे ऑफिशियली ड्यूटी भी नहीं कर सकते, यानी कि मुख्यमंत्री होने के किसी भी दायित्व को वे निर्वहन नहीं कर सकते हैं। वे किसी भी फाइल को साइन नहीं कर सकते, कोई भी फैसला नहीं ले सकते हैं। वे सिर्फ चुनाव प्रचारक मात्र हैं। ये बात उन्हें याद रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि वे निर्दोष हैं। और ध्यान देने वाली बात ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि चुनाव नहीं होते तो जमानत का भी कोई प्रश्न नहीं उठता था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार करके हुए बैठा हुआ है कि कहीं ना कहीं अभी ये बात विचाराधीन है, इनको निर्दोष नहीं कहा जा सकता। और जितने भी सबूत और गवाह जो मिले हैं वो गवाही देते हैं, जो कि इससे पहले भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई चीज़ें गवाही देती हैं कि कहीं ना कहीं दोष तो, आरोप तो उनके विरुद्ध हैं। और रही बात, मेरा सवाल ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें जमानत दी है, अंतरिम जमानत है वो, और 1 जून तक के लिए उनको जेल से बाहर रहेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। 2 जून को उनको फिर से जेल जाना पड़ेगा। तो हम अभी ये नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फैसला सुना दिया, उन्हें निर्दोष साबित कर दिया है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस अंतरिम जमानत से अरविंद केजरीवाल को क्या माइलेज मिलेगा? दूसरी बात, क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से इंडिया गठबंधन ताकतवर होगा, या ये बीजेपी और मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बड़ा जिसे हम कह सकते हैं कि एक टकराव वाला जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें कौन आगे निकल सकता है और कौन पीछे रह सकता है? निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल इस जमानत का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करेंगे, ये बात निसंदेह है। जब भी वे चुनाव प्रचार करेंगे तो सामने आकर लोगों की भावनाओं को भी जीतने का प्रयास करेंगे। इमोशंस के साथ वे अच्छा खेल खेलेंगे, निश्चित तौर पर लोगों की भावनाओं को जीतेंगे। कि निश्चित तौर पर देखिए, उनकी बातें हमेशा से ही दो रूह रही हैं।
जैसा कि वो जनता के सामने कुछ और बातें करते हैं और पीछे जो उनकी बातें जहाँ भी कहीं हमें सामने निकल कर आती हैं वो कुछ और ही होती हैं। जैसे कि अभी जनता के सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ आपके सामने, वो जो भी बात रखेंगे वो अलग होगी, मैं नहीं जानता कि क्या बात रखेंगे। लेकिन देखिए, आज आप इस बात को नोट करके एक तरफ रख लीजिएगा कि मैं ये कहता हूँ कि जब वो जनता के सामने आएंगे चुनाव प्रचार के दौरान, तो उनका कहना ये निश्चित तौर पर मुझे संभावित लगता है कि वे कहेंगे कि मैं तो निर्दोष था, ईडी वाले भी बड़े सीधे सज्जन हैं, वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उनका ही दबाव था, इसी कारण बेचारे ईडी वालों को मुझे लगातार मुझ पर दबाव बनाए रखना पड़े और मुझे रखना पड़ा। वो इस चीज़ को रखेंगे, जनता का इमोशंस जीतेंगे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है। चुनौती ये है कि वे ये सिद्ध करें और जनता को आगाह करें कि मंच पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो चुनाव प्रचार कर रहा है, वो छूटा हुआ कैदी है। वो मुख्यमंत्री के पद पर, मुख्यमंत्री की गरिमा से चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है। जनता को आगाह करें कि वह एक कैदी है जो शराब घोटाले में छूटा हुआ है, विचाराधीन है, इसीलिए सावधान रहें इस व्यक्ति से। ये बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है भारतीय जनता पार्टी की कि वे देश की जनता को गुमराह ना होने दें। फिर मुद्दे से भटक रहे हैं शिवम। कैदी आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी उनका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, और हम अगर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करेंगे तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम अपने मुद्दे से ही भटकेंगे, और ये कोर्ट की भी एक हम सम्मान, विवेक जी, कोर्ट की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। विवेक जी, कोर्ट का सम्मान और गरिमा पे तो प्रश्न ही नहीं उठता, कोर्ट का पूरा सम्मान है। कैदी शब्द का प्रयोग किस टर्म में किया जा रहा है? कैद शब्द से बना हुआ है कैदी। नहीं, मैं उसकी परिभाषा पर नहीं जा रहा हूँ। देखिए, दो तरह के जेल में जब आदमी होता है तो दो तरह के होते हैं। एक अंडर ट्रायल होता है, यानी जिसे हम विचाराधीन कैदी कहते हैं, और एक होता है कैदी जिसे जो सज़ा याफ्ता होता है, यानी उसको सज़ा मिल गई है और वो उस सज़ा के तहत अपनी जेल में बंद है, और जब उसका सज़ा ख़त्म होगी तब उसे रिहा किया जाएगा। निश्चित तौर पर लेकिन ये जो विचाराधीन कैदी हैं, इस बारे में थोड़ा सा हमको अपने उसमें संभाल के करना है, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है और सीधे सीधे अदालत से जुड़ा हुआ मामला है। निश्चित तौर पर हम अदालत की किसी भी उस पर कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते कि जिससे अदालत के सम्मान को ठेस पहुंचे या उसकी गरिमा को वो आंच आए उस पर। निश्चित तौर पर कोर्ट पर आंच आने वाली जैसी तो कोई बात ही नहीं है। आपने बोला कि कैदी भी दो टर्म में होता है, एक आरोपी कैदी, एक विचाराधीन कैदी, लेकिन होते तो दोनों कैदी ही हैं। जो कैद में है वह कैदी है, सीधी सी बात है। तो कैदी इस टर्म पर मैंने कहा है, इस टर्म पर इसका यूज किया है, तो ये कोई, मुझे नहीं लगता कि कोर्ट की गरिमा पर ये चीज आंच है। मेरा जो सवाल था, मूल सवाल है, मेरा जो मूल सवाल है वो ये है कि इस समय जो लड़ाई देश में चुनाव के दौरान जो लड़ाई चल रही है वो दो खेमों में चल रही है। इसको हम खेमा कह सकते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी पूरी पार्टी बीजेपी है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें विपक्षी दलों का एक पूरा समूह है। तो इस केजरीवाल के जमानत पर बाहर आने के बाद, अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद, क्या इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी? देखिए, भारत की जनता निश्चित कर चुकी है जो उन्हें करना था। और रही बात चुनाव प्रचार की मजबूती की, तो मुझे लगता है कि अब चुनाव प्रचार में कितने ही दिन बाकी रह गए हैं। अब तो केवल जो है वे हार का ठीकरा इस बात पर नहीं फोड़ पाएंगे, इसीलिए उनको एक बहाना नहीं मिल पाएगा कि हम जो है केजरीवाल जी अरेस्ट थे, जेल की सलाखों के पीछे थे, इसलिए हम चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, हम 7 सीटें दिल्ली की हार गए। अब उनके पास बनाने के लिए कोई बहाना नहीं होगा, इस हार का ठीकरा वो कहीं नहीं फोड़ पाएंगे। निश्चित तौर पर जनता साफ कर चुकी है, 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे और सब साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। इसका कोई भी फायदा इंडी गठबंधन को नहीं मिलने वाला है। आपको पता है चलिए, आपने अभी से, जैसे अमित शाह ने अभी घोषणा की थी कि इतनी तारीख को इतने बजे हम इतनी सीटें जीतेंगे, तो क्या आपने अभी से सीटों का आकलन कर लिया है, कितनी सीटें आ रही हैं? नहीं, देखिए, भारत की, चलिए दिल्ली की सीटों की हम बात कर लेते हैं। दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उनमें कितना बीजेपी को मिल रही हैं, कितनी सीटें गठबंधन को मिल रही हैं, ये थोड़ा सा आप मुझे बताइए। नहीं, देखिए, ये तो हम दिल्ली की जनता को निर्धारित करने दें। दिल्ली की जनता निर्धारित करेगी, वो सारी चीज़ों को देखेगी कि किस प्रकार, कौन कितने घोटालों के आरोपी हैं, कौन विचाराधीन है, कौन किसके नेता जेलों में बंद हैं और किसको समन भेजे जा रहे थे और कौन भाग रहा था।
ये तो सब दिल्ली की जनता अपने आप डिसाइड कर लेगी और 4 जून को फैसला भी आ जाएगा। मैं अभी आपको एक चीज़ आपने बोला था वो कैदी हैं, तो मैं आपका थोड़ा सा ध्यान कोर्ट में जो आज दिन जो सुनवाई हुई है उसमें जस्टिस खन्ना और दीपंकर दत्ता जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट किया है कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। ये हमने भी नहीं कहा है विवेक जी की आदतन अपराधी हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा सा आपत्तिजनक हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपत्तिजनक है, आपत्तिजनक हो सकती है। चलिए अपने मुद्दे की बात ये है कि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उस पर आपको क्या लगता है कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेगी और भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी? आपने आप चूँकि पूरे इस मामले को पूरे चुनाव को आप बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और चुनाव के कहाँ कितने चरण के मतदान हुए हैं उसमें क्या माहौल सामने आया, उससे आप मुझे बताइए कितनी सीटें मिल सकती हैं? देखिए, यदि आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं तो मैं ये बात निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने विज़न से, कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जो है दिल्ली में अपनी पकड़ बनाकर रखी हुई है और बड़े रूप में उभर कर सामने आएगी। और अभी तक जो केजरीवाल जी जो जेल में थे और ये चुनाव प्रचार नहीं कर पाए, इन सारी चीज़ों का ही असर पड़ता है। देखिए, मैं एक पक्ष में नहीं बोलूँगा, सभी चीज़ों का असर पड़ता है और पड़ेगा। और जो छवि केजरीवाल जी की जो है, जिस प्रकार से शराब घोटाले में नाम आने से जो हुई है, उन सभी चीज़ों का जनता निर्धारण करेगी, सब चीज़ों का हिसाब करेगी, सब चीज़ें जनता देखेगी और जनता फिर अपने विवेक से फैसला लेगी। और मुझे लगता है कि पिछली बार से बीजेपी को जितनी सीटों का फ़ायदा हुआ था उससे आगे ही बीजेपी बढ़ेगी। और देखिए, 7 सीटें हैं, मुझे लगता है बीजेपी एक निर्णायक जीत हासिल करेगी जो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अच्छे भविष्य को तय करेगा। सीटों की संख्या मैं नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है एक बढ़त पर रहेगी और बहुमत में रहेगी। इसी 25 मई को जो है दिल्ली में जो चुनाव 7 सीटों पर चुनाव होना है और उसकी जो नतीजे आएंगे वो एक साथ आने हैं सारे दिन में, और बीजेपी उन्हें आरोप लगा रही है कि वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। बिल्कुल, अब ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल जी जो कि अभी तक इतने आरोपों से घिरते आए हैं, मैं अलग मुद्दों पे नहीं जाना चाहूँगा कि वे किन किन आरोपों से घिरते आए, वरना हम मुद्दे से भटक जाएंगे जो बात अभी हमारे सामने हो रही है, क्योंकि और भी चीज़ों में नाम उनके जुड़ते रहे हैं। मैं उन टर्म्स का यूज़, उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूँगा यहाँ सामने। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वे इन सब चीज़ों, जैसे अभी एक नीति में उनका नाम आ गया, अब वे प्रयास करेंगे कि जितनी भी नीतियों में उनके पहले नाम जुड़ते आए उन सबको वे साफ़ सुथरा कर दें और बचने का प्रयास करें, क्योंकि चुनाव का समय है, कुछ भी हो सकता है। वे अपनी छवि को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती होगी कि वे जनता को सावधान करके रखें। आप केजरीवाल को घोटालेबाज या तमाम सारी चीज़ों से के बारे में बता रहे हैं कि घोटालेबाज रहे हैं, उनने और भी कई घोटाले उनके सामने आएंगे। आपको ध्यान होगा यही केजरीवाल थे जो दिल्ली में अन्ना का जो अनशन हुआ था उसमें वो बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था, और उस आंदोलन के पीछे, चूँकि वो एक देशव्यापी आंदोलन बन गया था, उस आंदोलन के पीछे भाजपा का भी अंदरूनी समर्थन था। तो क्या केजरीवाल अब एकदम साफ शुद्ध हो गए? अभी तक आपके साथ थे, आपने उनका भरपूर समर्थन किया था अन्ना आंदोलन के समय, बढ़ चढ़ कर बीजेपी ने और दूसरे संगठनों ने भी, बीजेपी के तमाम सारे जो अनुषांगिक संगठन हैं, जिनको हम कह सकते हैं अनुषांगिक संगठन, या दूसरे तमाम सारी सामाजिक संस्थाएं वगैरह वगैरह, तब सब इसमें शामिल थी। तो अब वो दूध के धुले कैसे हो गए हैं? बिल्कुल, उस समय दूध के धुले थे। हाँ। और आज वो इतने भ्रष्टाचारी कैसे हो गए? जी बिल्कुल बिल्कुल। उस समय भी देखा जाए तो केजरीवाल जी का अलग अवतार, अलग रूप देखने में सामने आया करता था, जहाँ वे कस्में खाते थे अपने बच्चों की कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। वे बच्चों की कस्में खाते थे, वे सब पर आरोप लगाते थे, एक धड़े से सबको आरोपी गिनवाते थे, सबको भ्रष्टाचारी गिनवाते थे। वह रूप था केजरीवाल का। केजरीवाल का वह भी रूप था जो कहता था कि मुझे किसी आरोप में फंसने तो दीजिए, नाम तो आने दीजिए, मैं पहले ही अपना इस्तीफा दे दूंगा। आज नैतिकता देखिए,
आज नैतिकता की जिम्मेदारी देखिए कि नैतिक होने का सबसे बड़ा लवादा ओढ़कर जो घूमा फिरता था, आज वो व्यक्ति इस्तीफा देने के नाम पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये संवैधानिक अधिकार नहीं है उनका, बिल्कुल है, वे बने रहें पद पर, लेकिन नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता कहती है कि 1996 में जयललिता जी जब तमिलनाडु में थी तब उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। 1997 में लालू प्रसाद यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। 2011 में जब BS येदियुरप्पा कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे उन्होंने फंसने पर, उन्होंने नाम आने पर इस्तीफा दिया था। 2024 में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने, देखिए अभी हाल ही की बात है, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। मैं किसी एक पक्ष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बात न्याय की बोल रहा हूँ कि नैतिकता कहाँ चली गई केजरीवाल की, जो नैतिकता का सबसे बड़ा लवादा ओढ़े फिरते थे। नैतिकता तो यही बात शिवम, नैतिकता तो अब इस देश में किसी भी पार्टी में नहीं बची है। मैं आपको बता दूं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या दूसरे और बाकी दल हों, छोटे दल हों, बड़े दल हों, क्षेत्रीय दल हों या राष्ट्रीय दल हों, नैतिकता किसी में नहीं बची है। तो लेकिन जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद पर जो काबिज हैं, इस गौरव को हासिल करने वाले तो आदरणीय श्री केजरीवाल जी ही पहले मुख्यमंत्री हैं, ये बात तो साफ है। तो जो केजरीवाल का अवतार उस समय दिखता था, जो आपने कहा, लेकिन मुझे बताइए ना, केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रहे तो आपने सरकार क्यों नहीं गिरा दी? दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल से क्या मोदी सरकार की व्यक्तिगत खुन्नस रही है? क्योंकि अगर आप पिछला समय देखें तो सबसे ज़्यादा बीजेपी ने हमले, मोदी सरकार ने सबसे ज़्यादा हमले केजरीवाल पर किए। क्योंकि जो मुझे लगता है केजरीवाल पर दिल्ली सरकार की जो नाक का बाल है, जो जिसको मैं अपन ऐसे कह सकते हैं कि नाक नीची जब उस समय हुई, क्योंकि दिल्ली की सत्ता, केंद्रीय सत्ता दिल्ली में है और उसी सत्ता के ठीक नाक के नीचे केजरीवाल बड़े ठप्पे से बहुत पूरी उसके साथ सरकार चला रहे थे और आज भी चला रहे हैं। तो क्या ये बीजेपी की या मोदी सरकार की खुन्नस है जो लगातार केजरीवाल पर अटैक किए जा रहे हैं? इसके बाद उन्होंने ईडी का ये मामला आया, ईडी को लेकर तमाम आशंकाएं सामने आती हैं और ये भी कहा जाता है कि ईडी, CBI और जो दूसरे एजेंसियां हैं वो सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, जिसको मर्जी आती उसको सरकार के इशारे पर जिनको केस लगाए जाते हैं। बाकी अन्य भ्रष्टाचारी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से खुलेआम घूम रहे हैं। क्या इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबके साथ एक्शन हो रहा है, जो भी जिस भी भ्रष्टाचार में शामिल है उनके नाम निकल कर आ रहे हैं, सबके खिलाफ एक्शन हो रहा है। रही बात दिल्ली की, बीजेपी के किसी नेता का नाम बताइए आप, कम से कम 2 नेताओं के तो नाम बताइए। बिल्कुल, मैं आपको नाम लेना चाहूँगा। अभी मैं करंट सरकार में नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम जब जैन हवाला केस में आया था, तो जैन हवाला केस में आने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी हालांकि दोषी नहीं थे, लेकिन उनका नाम आया और ये नैतिकता की जिम्मेदारी देखिए कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जब क्लीन चिट मिली, क्लियर हुए, तो वे दोबारा चुनाव लड़े। ये होती है नैतिकता। लाल बहादुर शास्त्री जी, नैतिकता तो कई देश के कई नेताओं ने दिखाई है। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया ने भी अपना इस्तीफा पेश किया था। तो मैं वही कहना चाहता हूं, कई बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने नैतिकता दिखाई है। लेकिन मेरा सवाल जो मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा अभी हाल में जो पिछले 2014 के बाद से जिस तरह मोदी सरकार के समय ईडी, CBI, दूसरी एजेंसियां, इनका जिस तरह से उन्होंने विपक्षियों पर इस्तेमाल किया है, वो चीज़ हमें भाजपा के नेताओं में क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वो एजेंसियां, क्या भाजपा के सारे नेता बिल्कुल पाक साफ हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं? जबकि कई वीडियोस आ चुके हैं, कई नेताओं को लेकर तमाम सारी चीज़ें सोशल मीडिया में बाहर आ चुकी हैं। क्या वजह क्या है? क्यों बचाया जा रहा है? या ईडी को क्या एक हथियार बना लिया गया है जो केजरीवाल पर इस्तेमाल किया गया, या दूसरे और नेताओं पर इस्तेमाल किया गया? बहुत से नेताओं पर, जो कांग्रेस के नेता थे या दूसरी पार्टियों के नेता थे, उनको ईडी का डर दिखाकर उनको तब उसके बाद उनकी सारी जांचें बंद हो गई। पहले उन पर चार्ज थे, जब बीजेपी में शामिल हो गए तो वो बिल्कुल उनके ऊपर से सारे चार्ज हटा लिए गए, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया।
आप इस तरीके से कहकर ईडी पर और सीबीआई पर आरोप लगाना चाहते हैं, ये भी जैसे आपने बोला कि कोर्ट पर आरोप है, उसी प्रकार से ये भी एक ईडी पर आरोप है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली है। मुझे लगता है कि आपका आरोप सीधे सीधे ईडी पर जा रहा है कि ईडी जो है बिकी हुई है, सीबीआई जो है बिकी हुई है। ये तो बिल्कुल साबित हो गया, जिस तरह से ईडी का जिस तरह से लाइन ऑफ एक्शन रहता है, उससे बिल्कुल साफ है कि वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काम कर रही है। एक्शन तो आरोपियों पर ही लिया जाएगा ना। नहीं, आरोपी कौन है? जिनके खिलाफ सबूत जुटेंगे, जो पुख्ता सबूत जिनके खिलाफ निकल कर आएंगे, उन पर ही एक्शन लिया जाएगा। एक के बाद एक नेता जेल में जा रहा है, सारे आरोप सिद्ध हो रहे हैं। नहीं तो वो सारे नेता विपक्षी नेता ही क्यों हैं? बदल रहे हैं। वो विपक्षी नेता क्यों हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ। क्या सरकार के या मोदी सरकार की या जो एनडीए के गठबंधन के नेता हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि तमाम सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनका ये आप जांच भी नहीं कराना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका आरोप सीधा सीधा ये है कि ईडी और जो सीबीआई हैं वो बिक चुकी हैं। नहीं, बिल्कुल जिस तरह की आप ईडी और सीबीआई पर आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल मेरा आरोप है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई और दूसरी जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, उससे बिल्कुल ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर किसी का हाथ है और वो उसी इशारे पर चल रही हैं जिस तरह उनको दिशा निर्देशित किया जा रहा है। यदि कोई दल जिसमें किसी के ऊपर भी आरोप नहीं है, तो आप चाहते हैं कि ज़बरदस्ती उन पर आरोप लगाए जाएं, उन पर ज़बरदस्ती ईडी जांच करे, सीबीआई जांच करे निराधार रूप से, जबकि इनके खिलाफ आरोप निकल रहे हैं। तो आप इनके बचाव के लिए कह रहे हैं कि भैया इन पर भी लगाओ। तुम स्वच्छ कैसे हो? तुम स्वच्छ हो, बेदाग हो? तुम्हें स्वच्छ और बेदाग नहीं होना चाहिए, तुम्हें दागदार बन जाना चाहिए। नहीं, हम ये कहाँ कह रहे हैं दागदार बन जाना चाहिए? आप खुद दागदार हैं। क्या कारण है? नहीं, आप खुद दागदार हैं। आखिर कि जब किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और कोई स्वच्छ है, तो हम जबरदस्ती उस पर आरोप लगवाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इस पर भी जांच हो। ईडी की जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उसमें कुछ एक खास वर्ग के लोग ही आ रहे हैं। खास वर्ग से मेरा मतलब है कुछ वही राजनीतिक लोग सामने आ रहे हैं। खास वर्ग दागदार है, खास वर्ग की पूरी राजनीति ही इसके इर्द गिर्द घूमती रही है। खास वर्ग पर इल्जाम लगते रहे, चाहे कुमार विश्वास जी का इल्जाम हो, चाहे वह अन्ना हजारे जी की रुष्टता हो, जो अन्ना हजारे को गुरु मानकर चलते थे, जो लेकर चले थे। आज कहाँ अन्ना हजारे को पीछे छोड़ दिया राजनीति की कुर्सी पाते? अन्ना हजारे की आपने बात कही, तो अन्ना हजारे ने तो लोकपाल वाला मुद्दा उठाया था, वो आज तक सामने आया? आज आप देखिए, मुझे बताइए, लोकपाल को लेकर अन्ना ने आंदोलन किया, उसके बाद लोकपाल को लेकर आगे कोई कार्रवाई हुई? कोई बात आगे बढ़ी? आज वे ही अन्ना हजारे को केजरीवाल पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उनको साइड लाइन कर दिया और किस प्रकार से अपनी राजनीति को चमका रहे हैं। वे कहीं भी प्रशंसा नहीं करते केजरीवाल की। वे कहते हैं कि ये बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति है जो कि अपने फायदों के लिए, अपने हितों के लिए बहुत सारे अन्याय जो है कर रहे हैं अपनी राजनीति में। कुमार विश्वास जी भी आरोप लगातार लगाते हैं और उनके खुद के लोग ही उन पर आरोप लगा रहे हैं जो उनके साथ रह चुके हैं। और बताइए इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए कि व्यक्ति दागदार है? मैं जो आपसे कह रहा हूँ, अन्ना हजारे ने जो आंदोलन शुरू किया था लोकपाल को लेकर, उसका मामले में कार्रवाई आगे क्यों नहीं बढ़ी है? लोकपाल को लेकर अभी तक आज 10 साल हो गए मोदी सरकार को, लेकिन अभी तक लोकपाल वाला मुद्दा ही पूरा ठंडे बस्ते में चला गया। लोकपाल बिल को लेकर आगे बढ़ा कौन था? केजरीवाल बढ़े थे। आज केजरीवाल क्यों नहीं बोलते? क्यों खामोश पड़े? अरे क्यों खामोश पड़े हैं? लोकपाल बिल को लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार लाती ना। लेकिन आज केजरीवाल को बोलना चाहिए ना। वे क्यों अपनी राजनीति, क्यों, क्या कारण क्या है आखिर? कौन? अरे केवल केजरीवाल ही क्यों बोले? भाजपा के जो बाकी नेता हैं, बाकी सांसद हैं, उनको भी तो ये मामला उठाना चाहिए कि भाई हमने जो है जनता से वादा किया था उस वक्त कि हम लोकपाल बिल लाएंगे, हम अन्ना के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद बात वहीं के वहीं ख़त्म हो गई। यानी ये आंदोलन पूरा, देखिए, ये आंदोलन पूरी तरह से उस समय की सरकार की छवि को बिगाड़ने के लिए किया गया था और इसके पीछे जो ताकतें थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी और उससे जुड़े दूसरे सामाजिक संगठन थे। तो अब जो लोकपाल बिल का मकसद क्या था? लोकपाल का यही था कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है, इसी के लिए लोकपाल बिल्कुल लाया जाना था और इसी को लेकर अन्ना ने आंदोलन किया था। इसमें केजरीवाल भी थे, किरण बेदी भी थी, आपके जो मंत्री रहे हैं, पहले रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं VK सिंह थे और तमाम सारे लोग इस पूरे उसमें मौजूद थे।
केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक दल बना लिया, उनके साथ बहुत से लोग जुड़े उस वक्त, बहुत से लोग उस आम आदमी पार्टी से बाहर हो गए, उनमें कुमार विश्वास भी थे और प्रशांत भूषण भी थे, ऐसे तमाम लोग थे जो बाहर अब उनके साथ नहीं हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील है, जैसा कि आप का कहना है कि सरकार सबको ठिकाने लगाने वाली, सारे भ्रष्टों को ठिकाने लगा देगी और हम बहुत बिल्कुल पूरा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना देंगे। इन 10 सालों में लोकपाल बिल का क्या हुआ? आप सिर्फ, मुझे लगता है कि लोकपाल बिल को ही, जब मैंने अन्ना हजारे की बात उठाई, लोकपाल बिल को ही पकड़कर बैठ गए हैं। लोकपाल बिल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस आंदोलन से केजरीवाल भी जुड़े हुए थे, उस आंदोलन से बीजेपी के लोग भी जुड़े हुए थे। तो इस पूरे उस आंदोलन के दौरान इस आंदोलन में बहुत सुर्खियां बटोरी, लोगों ने को लगा कि बड़ा एक भारी देश में परिवर्तन होने वाला है, लेकिन वो परिवर्तन कुछ समय तक ही दिखाई दिया। वो आंदोलन जब तक चला उसके बाद पूरा मामला जो है ठंडे बस्ते में चला गया। बीजेपी के लोग जुड़े हुए थे, आप ये कहना चाहते हैं उस आंदोलन से? वो आंदोलन बीजेपी प्रायोजित था, आप ये कहना चाहते हैं? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बीजेपी के लोग जुड़े थे उसमें और बहुत सारे संगठन भी जुड़े हुए थे। तो ये बात यहाँ से ये स्पष्ट नहीं हो जाती कि ये मुद्दा जो लेकर चली थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर चली थी। अगर ये बात केजरीवाल ने उठाई थी तो आज फिर केजरीवाल को उठानी चाहिए। केजरीवाल यदि इसके पुरोधा बने थे, अन्ना भी उस आंदोलन के बाद चुप हो गए। तो अन्ना क्यों चुप हुए? क्योंकि केजरीवाल ने अपनी राजनीति चमका ली, वे राजनीति चमकाकर बैठ गए और केजरीवाल ने इन मुद्दों का फायदा उठाया सिर्फ अपनी सीट को पाने के लिए। मैं मान रहा हूँ केजरीवाल ने अपनी राजनीतिक दल बना के उन्होंने अपना सत्ता हासिल कर ली, चलिए आपकी बात में पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन मैं उस बात को कर रहा हूँ जब लोकपाल बिल को लेकर अन्ना का आंदोलन खत्म हुआ, सब कुछ हुआ और हम लोकपाल बिल लाएंगे ताकि भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगेगा, और वही जो चीज़ें थी जिसको लेके देश में बड़ा उबाल सा आ गया था, लोगों में बहुत गुस्सा आ गया था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, वो भी लड़ाई लड़ना चाहते थे, वो मुद्दा अब आज कहाँ चला गया है? जब हम भ्रष्टाचारियों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं और दागी और जो दागदार लोग हैं उनको जेल भेजने की बात कर रहे हैं, तब वो वाला आंदोलन को के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वो चीज़ें कहाँ गई? देखिए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, हमें उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं इस मामले में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकपाल बिल को सबसे आगे लेकर चला जो व्यक्ति था वो अरविंद केजरीवाल था। आज खामोश क्यों हो गया? सबसे पहले उसी को बोलना चाहिए, उसी को आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन वे नहीं उठाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दामन काले हैं। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, उनके दामन काले हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जो एक्साइज पॉलिसी थी उसमें उनका हाथ है पूरा, सब मैं आपकी बात मान रहा हूँ। मेरा सवाल जो है वो यही है कि अन्ना आंदोलन के बाद जो लोकपाल बिल का मुद्दा था उस पर सरकार गंभीर क्यों नहीं है? अभी भी सरकार चाहे तो ये काम कर सकती है। चुनाव के बाद सरकार, आप कह रहे हैं बीजेपी की सरकार आएगी, ठीक है साहब, मान लेता हूँ मैं, मोदी सरकार बनने जा रही है, तो मोदी सरकार को कहीं अपने घोषणा पत्र में ये वाली बात सामने लाई कि हम 2024 के चुनाव के बाद जो हमारी सरकार बनेगी तो हम लोकपाल बिल्कुल लाएंगे और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाएंगे? भ्रष्टाचारियों पर अंकुश आप बताइए, लग नहीं रहा है? आप बताइए, नहीं लग रहा है? ये कि दिल्ली की सरकार के विरुद्ध जो कदम उठाए गए हैं वो भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं है क्या? जो ईडी आज जितने पैसे पकड़ रही है, जितनी जांचें हो रही हैं, वे भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं है क्या? मुझे लगता है कि आप केवल और केवल लोकपाल बिल का नाम लेकर तो सिर्फ सरकार को घेरना ही चाहते हैं। नहीं, सरकार को उद्देश्य है, मेरा सरकार है, सरकार से सवाल उद्देश्य है, सरकार से पूछना क्या कर रही है, ये मेरा एक नागरिक होने के नाते मेरा अधिकार भी है। बिल्कुल, नागरिक होने के नाते आपका दायित्व है। इस मंच पर, ये मंच खुली बहस का मंच है, लेकिन और इस मंच पर हम एक खुल्लम खुल्ला नाम का प्रोग्राम करते हैं और खुल्लम खुल्ला में हम ये बात बिल्कुल पूरे ईमानदारी के साथ इस बात को उठा रहे हैं कि उस मुद्दे का क्या हुआ। दायित्व यह भी है कि प्रश्न केजरीवाल से भी किया जाए, जो जनता जिस समय उस जनता के अंदर इतना उबाल था। देखिए, केजरीवाल भले ही दोषी हों इस मामले में, हालांकि दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है, आरोपी हम उनको कह सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल से क्यों हम पूछें? हम तो मोदी सरकार से पूछेंगे, जो सरकार है वो बिल वही लाएगी, संसद में उनका बहुमत है और उन्होंने इस बीच 10 साल में कई सारे बिल लेके आई है सरकार, तो ये वाला मुद्दा कहाँ छिपके रह गया? नहीं मानता हूँ कि सरकार ही लाएगी, लेकिन
जो आवाज उठाने वाले थे, जो उस समय आवाज उठाते थे, वो आज क्यों खामोश हो गए इस चीज को लेकर? भाई आवाज कौन उठा रहा था? कांग्रेस तो उठा नहीं रहे थे उस वक्त आवाज। कौन उठा रहा था? केजरीवाल उठा रहे थे। आखिर वे क्यों खामोश? केजरीवाल आरोप उठा रहे थे, आपके बीजेपी के लोग भी इस मूवमेंट को अपना सपोर्ट कर रहे थे पीछे से। कितने लोग थे? अरे किरण बेदी प्रधानमंत्री मोदी जी थे क्या उसमें? अरे केवल भारतीय जनता पार्टी थी क्या उसमें? भाई मोदी जी का होना कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मोदी जी नहीं है, लेकिन मोदी जी के साथ के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता सब लोग उस आंदोलन से जुड़े थे, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहे थे। मुझे लगता है कि जो जनता, देखिए एक चीज़ और मैं बोल रही थी, देखिए एक चीज़ और है, जो अपन लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं, उस आंदोलन के ख़त्म होने के बाद अन्ना भी बिल्कुल चुपचाप हो गए। अन्ना ने उसके बाद कभी नहीं ये सवाल उठाया कि लोकपाल, कभी उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की, कभी उन्होंने कोई धरना दिया, उसके बाद कोई कभी अपनी बात उठाई कि इस आंदोलन को हमने शुरू किया था, उस पर सरकार क्या कर रही है। उसके बाद अन्ना चुप हो गए। अब अन्ना का पता ही नहीं है अन्ना है कहाँ। राणेगांव सिद्धि जो उनका यही नाम है शायद उनके, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने कोई ऐसा मूवमेंट शुरू नहीं किया। दिल्ली में भी उन्होंने कोई मूवमेंट शुरू नहीं किया है। कहीं उनका नाम नहीं आ रहा है कि अन्ना इस वक्त क्या कर रहे हैं। इस बात से कहने का सीधा सीधा तात्पर्य तो आरोप अन्ना हजारे की तरफ भी उंगली आपकी जो है जा रही है कहीं ना कहीं। चलिए हम इस अपनी बहस को फ़िलहाल विराम देते हैं और आप आचरण न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और हमारा ख़ास प्रोग्राम में हम आपके साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ से। आचरण न्यूज़, हर कदम आपके साथ।